हेलो गाइस, मैं पूनम शर्मा आज फिर आप लोगों के लिए आपकी रिक्वेस्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेके आई हूँ। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि इंटरनेशनल यूरोपियन यूनियन के लिए मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। तो यूरोपियन यूनियन शॉर्ट नोट में ही मोस्टली देखा गया है, शॉर्ट नोट में ही आता है, पर इम्पॉर्टेंट बहुत है ये टॉपिक। और बुक्स में अक्सर ये बहुत टिपिकल तरीके से दिया होता है तो बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। तो मैं बहुत मेन पॉइंट्स के साथ आप लोग के सामने इसको प्रेजेंट कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसको आप वीडियो पॉज कर करके बार बार देखेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक को पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे ऐसी संधियां हैं जिसको आप ऐसी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस किए गए हैं जिसको आप लोगों को पता होना, आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत छोटे में और बहुत ईजिली मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को समझा पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन यूनियन से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगी कि यूरोपियन यूनियन है क्या, कहाँ से शुरू हुआ है, क्यों आया है। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि यूरोपियन यूनियन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, और इसको हिंदी में यूरोपियन संघ भी कह सकते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन संघ अलग अलग हैं। तो ये दोनों सेम है, एक ही है। यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन संघ भी बोला जाता है, और अक्सर इसको EU करके यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। EU करके आप भी इसको यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन बनने का रीजन क्या रहा है? यूरोपियन यूनियन एक दिन में नहीं बनाया है। जैसे यूएनओ, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था यूएनओ का वीडियो, यूएनओ का टॉपिक। जिस भी बच्चे ने यूएनओ नहीं देखा है प्लीज यूएनओ का टॉपिक देखे, क्लियर करें, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और अक्सर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूएनओ का, स्ट्रेंथ और वीकनेस। उसके बाद यूरोपियन यूनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट में आप लोगों से पूछा जाता है अक्सर, यूरोपियन यूनियन को एक्सप्लेन कीजिए किस तरीके से ये एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। पहले जब यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था तो इकोनॉमिकली इस ध्यान में रख के, इस इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बनाया गया था। शुरू के 6 देश जो यूरोपियन कंट्रीज के थे, पश्चिमी यानी वेस्टर्न यूरोप के 6 देशों ने मिलकर इसको बनाया था अपनी अपनी आर्थिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। पर प्रेजेंट में ये एक पॉलिटिकली बहुत बड़ा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बन गया, बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। पूरी दुनिया में सबसे बड़े बड़े देश इसके मेंबर हैं और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इस पे शॉर्ट नोट अक्सर आप लोगों के लिए आता ही है। तो इसको बहुत बड़े में लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसके, जो बहुत इंपॉर्टेंट संधियां हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस है, उसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और किस तरीके से इसके बनने का प्रोसेस रहा है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये एक दिन में ऑफिशियली इसको नहीं बनाया गया है, धीरे धीरे इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। पहले जब इसको बनाया गया था, शुरू में इसको स्टार्ट किया गया था अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, जो 6 देश इसमें शामिल हुए थे, उन्होंने इसका यूरोपियन यूनियन, इसका नाम भी नहीं था, वो यूरोपियन समुदाय के नाम से कैसे जाना गया, किस तरीके से इसका यूरोपियन यूनियन नाम पड़ा, किस तरीके से इसमें यूरोप के और भी कंट्रीज इसमें इसके मेंबर बनते गए, और किस तरीके से ये एक इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनकर इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनके हमारे सामने आया, वो सब कुछ मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगी अच्छे से। तो यूरोपियन यूनियन है क्या? जब जैसे कि नाम से पता लगता है, यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप का एक संगठन है, यूरोप के देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन यूनियन का जब स्टार्टिंग हुआ है बनना 1951 से इसको माना जाता है, 1951 से। तो उस समय पे शीत युद्ध का दौर चल रहा था, जिसे आप लोग अपने एग्जाम में, अपने इंट्रोडक्शन में शामिल कर सकते हैं, जो वर्बली आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, पर आप लोग अपने इंट्रोडक्शन में इसको शामिल कर सकते हैं, जो मैं इसकी हिस्ट्री आप लोग को वर्बली बता रही हूँ। तो यूरोपियन यूनियन की जब शुरुआत हुई है 1951 में, इसको प्रोसेस किया गया आगे बनने के लिए, तो उस समय कोल्ड वॉर का समय देखा गया था, शीत युद्ध चल रहा था, और शीत युद्ध में पूरी दुनिया
दो गुटों में बटी हुई थी, यूएसएसआर और एक तरफ यूएसए। ठीक है, तो इसी तरीके से यूरोप भी दो गुटों में बांट दिया गया था। यूरोप भी दो गुटों में बटा हुआ था। पूरी दुनिया तो बटी हुई थी, पूरी दुनिया में जितने महाद्वीप आते हैं वो सारे बटे हुए थे दो गुटों में, पर यूरोप को भी दो गुटों में बांटा हुआ था क्योंकि यूएसएसआर का बहुत सारा पोर्शन यूरोप को भी घेरता है। वो एशिया में भी आता है उसका एरिया और यूरोप में भी आता है यूएसएसआर का जो था। तो यूरोप भी दो गुटों में बटा हुआ था, एक पूर्वी यूरोप जिसको ईस्टर्न यूरोप बोला जाता था और एक पश्चिमी यूरोप जिसको वेस्टर्न यूरोप बोला जाता था। तो यूरोप दो भागों में बटा था, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में। तो ईस्टर्न यूरोप के जितने भी देश थे उसके ऊपर यूएसएसआर का आधिपत्य था। यूएसएसआर उसको अपने गुट में शामिल करना चाह रहे थे और वो उनके ऊपर साम्यवाद यानी कम्युनिज्म लादना चाह रहे थे, चाहे वो मर्जी से अपने देश में कम्युनिज्म लेके आए या यूएसएसआर उनके ऊपर थोप रहे थे कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी थी। और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे वो यूएसए के गुट में शामिल थे, नाटो सीटो जैसे थे, वो यूएसए के गुट में शामिल थे। तो यूरोप भी दो भागों में बटा हुआ था जिससे कि यूरोपियन कंट्रीज बहुत तंग आ चुकी थी यूएसए और यूएसएसआर के इस बर्ताव से, बहुत परेशान हो चुकी थी और वो इनसे छुटकारा चाह के, छुटकारा तो नहीं मिल सकता था उनको, पर वो अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना चाहते थे। इसीलिए स्टार्टिंग में शुरू में 1951 में पश्चिमी यूरोप का नाम लिया जाता है। वेस्टर्न यूरोप के 6 देशों ने, जो कि पश्चिमी जर्मनी, यहाँ पे पश्चिमी जर्मनी इसलिए बोला गया क्योंकि जर्मनी भी उस समय पे दो भागों में बटा हुआ था। पूर्वी जर्मनी में यूएसएसआर का कब्जा था और पश्चिमी जर्मनी स्वतंत्र था, यहाँ पे डेमोक्रेसी थी। ठीक है, तो पश्चिमी जर्मनी फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ये थे पश्चिमी यूरोप के हिस्से, यानी वेस्टर्न यूरोप के ये हिस्से थे। तो इन्होंने मिलकर अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए 1951 में कोयला और स्टील कम्युनिटी यानी समुदाय का निर्माण किया, इसको एस्टेब्लिश किया। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको कम्युनिटी बोलते थे वो लोग उस समय पे, समुदाय का नाम दिया, जिसमें उन्होंने मेजर एम रखा अपना कि हम लोग आपस में, ये 6 देश आपस में कोयला और स्टील का प्रोडक्शन करेंगे और आपस में एक दूसरे देश में इसको बेचेंगे, बनाएंगे और अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए अग्रसर रहेंगे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करेंगे। आगे जाके जब इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा इसके लिए, तो इन्होंने अपने समुदाय को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाने के लिए 1957 में इसको यूरोपियन आर्थिक समुदाय, एक और समुदाय बनाया 1951 में। प्लीज इसको समझिएगा आप लोग। 1951 में 1951 में कोयला और स्टील समुदाय बनाया। आगे चल के इन्हीं देशों ने 1957 में 1957 में यूरोपियन आर्थिक समुदाय का निर्माण किया और इसी साल यानी 1957 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका इन्होंने नाम दिया यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। मतलब ये देश आपस में कोयला और स्टील का प्रोडक्शन तो कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कर ही रहे थे, उसके बाद इन्होंने अपनी आर्थिक डेवलपमेंट की बात की और ज्यादा डेवलपमेंट की बात की और इस कम्युनिटी को उन्होंने इकोनॉमिकल कम्युनिटी का नाम दिया। और इन्होंने आपस में अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि ये उस समय पे शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो इनको अपनी सुरक्षा का भी डर लगा रहता था यूएसएसआर से, तो इन्होंने परमाणु अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भी एक अपना समुदाय बनाया और जिसमें इन्होंने अपने अपने देशों में परमाणु शक्ति को बढ़ाने की बात की। तो 3 समुदाय बन चुके थे अभी तक 1951 से 1957 तक। पहला कोयला और स्टील समुदाय, दूसरा यूरोपियन आर्थिक समुदाय और तीसरा यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। ठीक है, आगे चल के 1967 में इन देशों ने इन तीनों को मर्ज कर दिया, इन तीनों को एक साथ मिला के क्या नाम दिया, यूरोपियन समुदाय, जिसको यूरोपियन कम्युनिटी भी कहा जाता है। यानी देखिए डिफरेंसेस, अभी ये यूरोपियन यूनियन है पर 1967 में इन तीनों को मिला के यूरोपियन समुदाय का नाम दिया गया था। ठीक है, पहले ये कम्युनिटी थी, पहले यूरोपियन यूनियन नहीं बनाया गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि ये यूरोपियन यूनियन बनने का एक प्रोसेस रहा है। एकदम से यूरोपियन यूनियन नहीं हमारे सामने आके खड़ा हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके पीछे कई सालों का प्रोसेस रहा है, कई साल लगे हैं यूरोपियन यूनियन को बनने के लिए, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर का दौर था।
ठीक है। और ये कौन से देश उस समय भी शामिल थे? यूरोप के सिर्फ पश्चिमी देश। याद रखिएगा, आप लोग जब भी आंसर में मेंशन करेंगे, आप लोग को पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि यूरोप दो भागों में बटा था, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न। ईस्टर्न पे यूएसएसआर का कब्जा था और वेस्टर्न पे यूएसए का कब्जा तो नहीं कहेंगे, पर वो डेमोक्रेटिक स्टेट थे, यूएसए की बात ही सुनते थे, ठीक है। तो उन्होंने आपस में अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 3 समुदाय बनाए और 1967 में इन तीनों को मर्ज करके एक यूरोपियन समुदाय साझा बनाया, जिसको यूरोपियन कम्युनिटी भी कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसको और भी डेवलप किया गया आगे जाके, धीरे धीरे इसके मेंबर भी बढ़ने लगे। पहले स्टार्टिंग में 6 मेंबर्स थे, जिनका नाम इंपॉर्टेंट है, 6 मेंबर का नाम ही लिखा जाता है। बाद में जितने ऐड हुए उन सबका नाम मेंशन करना आप लोग के लिए जरूरी नहीं है। प्रेजेंट में आप लोग को बस इतना अपने इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन, जो प्रेजेंट में यूरोपियन समुदाय से इसका नाम यूरोपियन यूनियन पड़ चुका है अब, यूरोपियन संघ जिसको बोला जाता है, यूरोपियन संघ जिनको बोला जाता है। इसके प्रेजेंट में 28 यानी 28 देश इसके मेंबर हैं, कंट्रीज के मेंबर हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग के 6 देश ही इसके मेंबर थे। उन्होंने 1967 में इसको यूरोपीय समुदाय का नाम दिया और आगे आगे इसका और डेवलपमेंट होता गया इस ऑर्गेनाइजेशन का। 1987 में संपन्न हुए एकल यूरोपीय अधिनियम के अंतर्गत यूरोप को आर्थिक रूप से एकीकृत करने का निर्णय लिया गया। मतलब 1987 तक यूरोप एक एक्ट पास किया गया यूरोप में, और यूरोप को इकोनॉमिकली बोला गया कि हम पूरे यूरोप को इकोनॉमिकली एक सूत्र में बांध देंगे, इकट्ठा एक कर देंगे, कि मतलब एक सभी देशों, यूरोप के जितने भी देश हैं सबको मिला के सबकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा सभी देशों की, और सभी देश इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, एक दूसरे के देशों में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, अपना ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। इस समुदाय को और बड़ा बनाने की कोशिश की गई कि पूरे यूरोप के लिए एक ऐसा समुदाय इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए बना देंगे जिससे पूरा यूरोप और ज्यादा डेवलपमेंट करेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, शीत युद्ध के बाद, क्योंकि इस समय तक शीत युद्ध खत्म होने के कगार पे आ चुका था 1987 में, तो पिक्चर बहुत क्लियर थी इन लोगों को, इन देशों को, कि अब इनमें बात की जाने लगी थी कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप को एक बना दिया जाएगा। जब जैसे जैसे यूएसएसआर खत्म होता जा रहा है, उसकी पावर खत्म होती जा रही है, और पूरे यूरोप को एक बना के इकोनॉमिकली सारे देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे और इकोनॉमिकली इनकी डेवलपमेंट की जाएगी, ठीक है। 1992 तक यूरोपीय राज्यों में आर्थिक एकीकरण के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया गया। यानी जो मैंने अभी बताया 1992 तक, यानी 1991 के आसपास यूएसएसआर टूट चुका था, खत्म हो चुका था। 1992 में तक पूर्वी जो पूरा यूरोप था, यानी पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप एक बन चुका था, क्योंकि यूएसएसआर नहीं रहा था। तो 1992 में पूरे यूरोपीय राज्यों को के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए उनको एक सूत्र में बांधने की बात की गई। ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनाए गए जिससे इन सभी देशों को एक मंच पे इकट्ठा किया जा सके, ठीक है। और ऐसा कौन सा मंच था? यूरोपियन समुदाय का मंच था कि यहाँ पे सभी ज्यादा से ज्यादा देशों को इसका मेंबर बनाया जाए, ताकि सभी देशों का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया जाए और सभी देशों का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा तो यूरोप का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, यूरोप एकदम ऊंचा उठेगा, यूरोपियन कंट्रीज फिर से शक्तिशाली हो जाएंगी। एशिया, अफ्रीका सबसे ज्यादा पावरफुल कौन रहेगा? यूरोपियन कंट्रीज पावरफुल रहेगी। तो ये इनका एक एम था। इसी वजह से यूरोपियन समुदाय को और ज्यादा डेवलप और बड़ा करने में लग गए थे ये लोग। इसी समझौते के अंतर्गत यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इन्होंने एक साझा यूरोपीय सेंट्रल बैंक बनाया, इन्होंने एक अपना बैंक बनाया, ठीक है। जैसे यूएनओ का एक अपना बैंक बना हुआ है, ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने एक अपना यूरोपियन सेंट्रल बैंक बनाया, जो इसके सिर्फ मेंबर जो कंट्रीज हैं 28 वही इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे फंड जमा करते हैं और एक राशि जो सर्टेन अमाउंट रखते हैं, और यहाँ से अपनी अपनी डेवलपमेंट के लिए उनको लोन्स भी बहुत बड़े बड़े रकम में उनको लोन्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका प्रावधान किया गया और भविष्य में यूरोपियन समुदाय में
आगे जाके जो यूरोपियन समुदाय है, अभी तक इसका नाम यूरोपियन समुदाय ही रखा गया, यूरोपियन कम्युनिटी ही बोला जाता था। इन्होंने एक साझा मुद्रा चलाने की बात की जिसको यूरो बोला गया आगे जाके, यानी एक इन्होंने अपनी कॉमन करेंसी कर ली, कॉमन करेंसी की बात की, ठीक है। और उसे अभी ये बात चल रही थी कॉमन करेंसी करने की, इसको लागू नहीं किया था। इसको लागू उन्होंने 2002 में जाके एक साझा मुद्रा बनाया। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, 28 मेंबर हैं, उन्होंने अपने लिए एक यूरो बनाया कि यूरो के नाम से हम बिजनेस करेंगे और यूरो हमारा एक साझा एक हमारा पैसा होगा, ठीक है। तो जो यूरोपियन यूनियन है ये ब्रुसेल्स में बना हुआ है, ब्रुसेल्स में है। और यूरोपियन यूनियन का नाम यूरोपियन समुदाय का नाम यूरोपियन यूनियन मॉन्स्ट्रिच संधि की गई थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉन्स्ट्रिच एक संधि की गई थी जो 1 नवंबर 1993 यानी 1 नवंबर 1993 को लागू की गई। इसके अंतर्गत यूरोपियन समुदाय से हटा के इसका नाम यूरोपियन यूनियन कर दिया गया, ठीक है। और अभी तक इसके बहुत सारे मेंबर बन चुके थे, जिसमें ईस्टर्न यूरोप के भी कंट्रीज इसके मेंबर बन रहे थे और वेस्टर्न यूरोप के भी इसके मेंबर बन रहे थे, ठीक है। और ये जो मॉन्स्ट्रिच संधि की गई थी, कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, इसमें इन्होंने कई बातों का ध्यान रखा था। इसमें इन्होंने बात की थी कि वही देश इसके मेंबर बन सकते हैं जो यूरोपियन आर्थिक समुदाय अपने अपने इनका एक सेम एम होना चाहिए, एक साझा उद्देश्य होना चाहिए कि जितने भी यूरोपियन देश हैं इनकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करेंगे, यानी आपस में मिलके अपने अपने देश को ऊंचा उठाएंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे और एक दूसरे के मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। एक दूसरे के लिए हम हमेशा न्यायप्रिय रहेंगे वो देश, ठीक है। और ये पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 2002 में साझा मुद्रा के नाम पे इन्होंने यूरो करेंसी चलाई थी और जिसको इन्होंने 28 देशों में से 19 देशों ने फॉलो किया था, यानी 19 देश आपस में यूरो करेंसी के नाम से बिजनेस करते हैं। बाकी जो भी कंट्री का जो भी पैसे का नाम है उसी के नाम से उनको ट्रेड किया जाता है। जैसे ब्रिटेन में पौंड चलता है, तो ब्रिटेन आज भी इन देशों के साथ जो यूरोपियन यूनियन के बाकी सदस्य हैं 28वां ब्रिटेन को मिला के है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन अपने पौंड के नाम से ही इन देशों के साथ बिजनेस करती है। तो 28 में से 19 देशों ने यूरो के लिए झंडा दिखाया था कि हाँ हम यूरो को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी के देश अपने ही करेंसी के नाम से इनके साथ बिजनेस करते हैं, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन, इसको शॉर्ट फॉर्म में EU बोला जा सकता है। तो यूरोपियन यूनियन के 28 देशों में से 21 देश आज भी नाटो के मेंबर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोग अपने नोट में इसको शामिल कर सकते हैं। तो 21 देश इस नाटो के मेंबर हैं। उसके बाद 1985 में शेंजन की संधि जो हुई है, शेंजन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए टर्म एक जैसे ही है, मॉन्स्ट्रिच संधि हो या शेंजन संधि हो। तो शेंजन संधि 1985 में की गई थी, कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिसके अंदर बोला गया था कि जितने भी ये यूरोपियन यूनियन की कंट्री के मेंबर हैं, यानी 28 देश के नागरिक एक दूसरे देश में बिना वीजा बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। यानी जितने भी इसके मेंबर है, जैसे ब्रिटेन और इटली के मेंबर हैं, तो ब्रिटेन बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के जितने भी ब्रिटेन के नागरिक है, सिटीजन है, वो इटली में जाके रह सकते हैं, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद अपना वहां पे जाके बस सकते हैं। इसी तरीके से फ्रांस में जाके बस सकते हैं। मतलब जितने भी 28 कंट्री जो भी हैं आपस में एक दूसरे देश में इनके नागरिक बिना वीजा के बिना पासपोर्ट के आपस में जाके रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और जिंदगी भर के लिए बस सकते हैं, जिसको इन्होंने 1995 में स्टैब्लिश किया था, लागू किया गया था, एग्जीक्यूट कर लिया था। 1985 में शेंजन की संधि में बात की गई थी और 10 साल के बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट आता है आप लोगों का, यूरोपियन यूनियन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि इनकी मेंबरशिप वही कंट्री ले सकते हैं जो यूरोपियन कंट्री हो, एक तो एशिया की कंट्रीज का मेंबर नहीं बन सकती है, ठीक है। इसी तरह अफ्रीका की कंट्रीज का मेंबर नहीं बन सकती। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वही इसके मेंबर बन सकते हैं। वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, वहां पे कोई भी दूसरी शासन प्रणाली नहीं होनी चाहिए, ना कम्युनिज्म होना चाहिए, ना तानाशाही होनी चाहिए, सिर्फ लोकतंत्र होना चाहिए वहां पे, ठीक है। दूसरा, अपने जितने भी सिटीजन हैं उनके अधिकारों के लिए उनको बेहतर राइट्स दिया हो उन कंट्रीज ने, मानव अधिकारों के लिए बेहतर रिकॉर्ड हो उन देशों का, वही इसके मेंबर बन सकते हैं। और बेहतर राजकोषीय प्रबंध, मतलब अमीर होने चाहिए वो देश, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए, वही जाके यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है।
तो इन पॉइंट्स को आप लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में, मैंने वर्बली आप लोगों को समझाया है। उसके बाद 2001 में नीस की संधि यानी नीस कॉन्ट्रैक्ट किया गया था इन्हीं देशों के बीच में आपस में, जिसके अंदर बोला गया था कि अब 2001 तक यानी 1990 तक तो यूएसएसआर खत्म हो चुका था और पूर्वी यूरोप के देशों को भी इसमें शामिल करने की बातचीत चल रही थी। तो नीस संधि हुई है 2001 में, नीस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच में। उसमें उन्होंने बोला कि पूर्वी यूरोप के जितने भी देश हैं वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, वो भी एलिजिबल है इसके मेंबर बनने के। पहले से पश्चिमी यूरोप के देश ही इसके मेंबर बन सकते थे, अब 2001 के बाद नीस कॉन्ट्रैक्ट के बाद पूर्वी यूरोप के देश भी इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, ये बात बोली गई है। उसके बाद आती है यूरोपियन यूनियन ने अपना एक संसद भी बनाया है, अपना एक पार्लियामेंट बनाया है। जैसे हमारा एक पार्लियामेंट है जिसमें राज्यसभा लोकसभा 2 हाउसेज हैं, हर देश का अपना एक पार्लियामेंट होता है जहाँ पे कानून बनाया जाता है और देश में कानून चलाया जाता है। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन ने अपना एक पार्लियामेंट बनाया है जहाँ पे नियम कानून बनाए जाते हैं, जिसको वो 28 के 28 देश फॉलो करते हैं और इन नियम कानून को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, कोई भी देश इसको तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। जो भी इसका मेंबर बनेगा उसको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने का अपना एक कोर्ट है, न्यायालय है, और इस न्यायालय में जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर से एक एक न्यायाधीश मतलब एक एक जज आता है और वो वहाँ का न्यायाधीश बनता है, यानी वो अपने देश में पहले से न्यायाधीश होते हैं और हर देश को यहाँ पे एक पार्टिसिपेट भेजना होता है। 28 के 28 देश हैं तो हर देश एक एक अपना न्यायाधीश भेजता है, जिनका टाइम ड्यूरेशन 6 साल का होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका अपना एक न्यायालय होता है। न्यायालय क्यों बनाया हुआ है? जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं आपस में कोई इनका डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है तो इनका निपटारा यूरोपियन यूनियन करती है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल बैंक के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूरोपियन यूनियन का एक कॉमन सेंट्रल बैंक है जो इनको अपने अपने डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए लोन देता है और सर्टन अमाउंट इनमें इन मेंबर्स को जमा करना पड़ता है, ठीक है। और ये सेंट्रल बैंक कहाँ पे है? ये सेंट्रल बैंक फ्रैंकफर्ट में बनाया गया। फ्रैंकफर्ट कहाँ है? जर्मनी में, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जर्मनी की जो राजधानी है, कैपिटल, वो बर्लिन है और फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है जो कि जर्मनी में स्थित है। और फ्रैंकफर्ट में यूरोपियन सेंट्रल बैंक को बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जर्मनी भी इसका मेंबर है, ठीक है। पहले पश्चिमी जर्मनी इसका मेंबर था पर अब पूरा जर्मनी का एकीकरण हो चुका है 1989 के बाद, तो अब पूरा जर्मनी एक है, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, तो अब उसको सिर्फ जर्मनी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद लिस्बन की संधि, लिस्बन कॉन्ट्रैक्ट जो डील हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्बन डील 2009 में की गई थी इन देशों के बीच में और इसके अंदर बोला गया था कि इन्होंने एक अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में अपने नियम कानूनों को अच्छे से रिटर्न में इन्होंने लिखा है, जिसको कोई भी इजीली कोई भी मेंबर इसको तोड़ नहीं सकता, ठीक है। अब ये आप लोगों को मैंने बहुत ब्रीफ में यूरोपियन यूनियन समझाया है, इससे बाहर यूरोपियन यूनियन कुछ भी नहीं है। आप लोग इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके अपने एग्जाम में अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट रखना है कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी संधि हैं, डील्स हैं, इनको आप लोग को याद रखना है कि टाइम टू टाइम नए नए डील्स लेके आए गए हैं, नई नई संधियां लेके आए, और जिसमें यूरोपियन समुदाय से यूरोपियन यूनियन तक का जो प्रोसेस है कैसे तय किया गया, किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज इसमें शामिल हुई है और किस तरीके से ये इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट में बन चुका है। और ये बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। यूरोप जो इतना डेवलप कंट्री है, पहले से डेवलप था, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के बाद भी इतना डेवलपमेंट होना, यानी यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा रोल है सभी यूरोपियन देशों को संभाल के रखना और उनकी इकोनॉमी को इतना ऊंचा उठाने में, ठीक है। इसमें एक आप लोगों ने सुना होगा, यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड जो इसका मेंबर है वो अलग होना चाहता है, ब्रिटेन जो है उससे अलग होना चाहता है, ठीक है, जिसको ब्रेक्जिट बोला जाता है। ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन, BR से ब्रिटेन, एग्जिट का मतलब होता है निकलना। ब्रिटेन इससे निकलना चाहता है पर निकल नहीं पा रहा है अभी तक। 2016 में ये बहुत तेज हुआ था मामला, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इनका एक पार्लियामेंट है, इनका सुप्रीम कोर्ट है, इनके अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके अपने नियम कायदे हैं, मतलब इनको कोई भी तोड़ नहीं सकता और ये नियम कायदे फॉलो करने पड़ते हैं। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं इसके मेंबर है, 28 के 28 देशों में वोटिंग की गई थी कि क्या इंग्लैंड ब्रिटेन को निकाल दिया जाए। ब्रिटेन यहाँ से इच्छा से निकलना चाहता है तो उन्होंने मना किया था और ब्रिटेन की जनता में जब वोटिंग हुई तो ब्रिटेन की जनता ने बोला कि हमें निकलना है। तो ये क्या खींचातानी है, जब तक मेजोरिटी फेवर में है कि ब्रिटेन को ना निकाला जाए।
क्यों नहीं निकाल चाह के भी ब्रिटेन वहां से क्यों नहीं निकल सकती, क्वेश्चन ये आता है। तो इसको भी आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि ब्रिटेन को लगता है कि इसका मेंबर बनने के बाद, और मैंने आप लोग को अभी बताया कि ब्रिटेन इनकी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में बहुत मनमाने ढंग से रहता है, ना इनकी कोई नियम कायदों को फॉलो करता है। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का दूसरी अर्थव्यवस्था वाला सबसे बड़ा देश है, यानी इसकी इकोनॉमी बहुत पावरफुल है ब्रिटेन की, और जनसंख्या भी सभी देशों से ज्यादा है इनकी, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन की। और ब्रिटेन इसलिए इसमें नहीं रहना चाहता। ब्रिटेन को लगता है कि मैं यूरोपियन यूनियन से अलग रह के ज्यादा डेवलप कर सकता हूँ, अपने देश का डेवलपमेंट कर सकता हूँ। इसमें आके मेरे को लिमिटेड होना पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट साझा है। अगर कोई देश किसी भी प्रोडक्शन को इतने में बेच रही है, 100 रुपए में बेच रही है, तो इंग्लैंड को भी, ब्रिटेन को भी वो 100 रुपए में ही बेचना होगा। इंग्लैंड, अगर इन्होंने कॉमन पैसा बनाया हुआ है, करेंसी बनाई है यूरो, और पौंड की कीमत उससे ज्यादा है, पर ब्रिटेन को हमेशा कोई चीज, अगर ब्रिटेन से कोई ये मेंबर के देश ब्रिटेन से कोई चीज खरीदते हैं तो वो यूरो में उनको पे करते हैं, जबकि ब्रिटेन को पौंड में पे करना पड़ता है। तो पौंड की राशि ज्यादा होती है यूरो से, तो ब्रिटेन को हर तरीके से घाटा है यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए। और अगर वो कोई भी अपना कानून बनाना चाहती है अपने देश में, तो वो यहाँ के संविधान के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पे इसने डील साइन किया हुआ है। तो ब्रिटेन यहाँ से निकलना चाहता है। उसको लगता है कि मैं यूरोपियन यूनियन से अलग होके ज़्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं वो ब्रिटेन को इसलिए नहीं निकालना चाहते क्योंकि ब्रिटेन से को अगर यहाँ से अलग कर दिया जाता है तो हर 27 देशों को अलग अलग तरीके से ब्रिटेन के साथ डील करना पड़ेगा। पौंड में इन लोगों को के साथ डील करना होगा, मतलब इनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अभी बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के कोई भी इंग्लैंड में जा सकता है, काम कर सकता है, निवास कर सकता है, हमेशा के लिए जिंदगी बसर कर सकता है। पर अगर ब्रिटेन यहाँ से एग्जिट कर लेता है तो ब्रिटेन में बाकी देशों की तरह सारे नियम उन 27 देशों को फॉलो करने पड़ेंगे, ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी हर चीज के लिए। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन के 27 के 27 मेंबर नहीं चाहते कि इंग्लैंड ये छोड़े, और इंग्लैंड या ब्रिटेन जो भी बोल रहे हैं, ब्रिटेन इससे एग्जिट करना चाहता है। ये मामला अभी भी पेंडिंग है, ये चल रहा है अभी तक फिलहाल। तो आप इस इशू को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन में। तो जितने भी मैंने आप लोगों को डील्स बताए, कॉन्ट्रैक्ट बताए, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। उसके बाद जो ब्रिटेन का जो इशू चल रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ, उसको आप लोग मेंशन कीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स गेट कर सकें। ठीक है, सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट नोट में आएगा वो भी। पर आप लोग ब्रिटेन का जो डिस्प्यूट चल रहा है, अलगाव चल रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ, उसको भी जरूर एक्सप्लेन करें। ठीक है, ताकि आपका आंसर बहुत बेहतर बन सके। आज का वीडियो टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस टॉपिक में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें, मैं ज़रूर उसको रिजॉल्व करूंगी डाउट को आपके। और अगर टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, जल्दी से जल्दी मैं आप लोग के लिए वीडियो डाल सकूं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को लगता है कि मैम पहले उसको शेयर करें हमारे साथ, उस टॉपिक के लिए वीडियो बनाए, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे पता रहे कि स्टूडेंट की डिमांड क्या है, कौन से टॉपिक में स्टूडेंट चाहते हैं कि मैम पहले प्रेजेंट कर दे इस टॉपिक को। ठीक है, थैंक यू।